तेज सिंह रानावत और मोहना को मारने के बाद अरमान और कृषा होटल के लिए निकल चुके थे। अरमान अब तक कृषा से नाराज था, इसलिए वो फ्रंट सीट पर मलिक के साथ बैठा था, तो वहीं कृषा पीछे उस लड़की के पास बैठी थी। कृषा उसके चेहरे की तरफ एकटक देख रही थी। वो उम्र में लगभग 25 साल के करीब थी। हल्का गेरुआ रंग, काली गहरी आंखें और कमर से भी लंबे घुंघराले बाल थे उसके। उसने अपने नाक में एक नोज रिंग पहन रखी थी और आंखों में गहरा काजल डालकर काले रंग की बिंदी लगा रखी थी। कृषा ने उसके पेट की तरफ देखा और उससे पूछा, कितने महीने हो गए? कृषा का सवाल सुनकर उस लड़की ने हिचकिचाकर उसकी तरफ देखा तो वही अरमान ने गुस्से में मुट्ठियां बांध ली। मलिक का ध्यान भी ना चाहते हुए भी शीशे से उनकी तरफ चला गया। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो कृषा ने फिर से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मीरा। मीरा शेखावत, लड़की ने धीरे से जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुक कर बोली, हमें 7 महीने हो गए हैं। आप हमें कहाँ लेकर जा रही है? आप हमें उनकी तरह मारेंगी तो नहीं ना? डर के मारे मीरा अब तक चुपचाप बैठी थी, लेकिन कृषा ने उससे काफी नरमी से बात की थी, इसलिए उसने 1-2 सवाल पूछ लिए। चिंता मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, कृषा ने जवाब दिया। अरमान अब तक अपने गुस्से को काबू किए हुए था। जैसे ही कृषा ने अपनी बात खत्म की, अरमान ने तेज आवाज में कहा, हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारी पर्सनल गार्ड घूम रही है तो तुम्हें कोई कैसे कुछ कर सकता है? अब चुपचाप बैठी रहो, वरना मुझे गुस्सा आया तो यही गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा तुम दोनों को। मीरा डरकर चुप हो गई तो वहीं कृषा ने भी आगे कुछ नहीं कहा। उसकी नज़रें अभी भी मीरा के पेट पर ही टिकी हुई थी और ना चाहते हुए भी कृषा अतीत की यादों में खो गई। अंडस्को, कृषा आईने के सामने खड़ी थी और अपना पेट नाप रही थी। प्रेग्नेंट होने की वजह से उसका वेट थोड़ा बढ़ गया था। कमर का नाप लेने के बाद उसने मेजरमेंट साइड में रखा और मुंह बनाते हुए खुद को देखने लगी। कृषा का इस तरह मुंह बना हुआ देखकर जानवी जोर से हंस पड़ी। वो उसके पास आकर बोली, तुम्हारे इस तरह मुंह बनाने से ये कम नहीं होने वाला, बल्कि ये तो और बढ़ेगा। मैं ये सोच रही थी कि तुम अपना वेट कैसे कम करोगी। सोचो क्या हो जो तुम हमेशा इतनी ही चबी रहो। जानवी की बात सुनकर कृषा ने उसकी तरफ आंखें दिखाते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन तुम ऐसी बातें करके मुझे डराओ तो मत। अम्मू ने कहा था कि मेरा वेट 3 महीने बाद थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, वैसे बात तो सही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया तुम ऐसी हालत में बाहर घूमने क्यों जाना चाहती हो? ना तुम अच्छी तरह घूम फिर सकती हो और ना ही ड्रेसेस की शॉपिंग कर सकती हो। इससे अच्छा है ना कि घर बैठकर आराम करो। जानवी ने हैरानी से पूछा। ये वही वक्त था जब कृषा घूमने के लिए बाहर जा रही थी। कृषा वहां से चलकर बेड पर बैठ गई क्योंकि वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। उसने जानवी की तरफ देखकर कहा, दादू ने पूछा था कि मुझे बर्थडे पर क्या चाहिए। मुझे घूमने जाना है। यहाँ रहते हुए दम सा घुटने लगा है। कुछ दिन बाहर रहूंगी तो मेरे बेबी को और मुझे दोनों को अच्छा लगेगा ना। बोलते हुए कृषा ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, है ना बेबी। पुरानी बातें याद आते ही अचानक कृषा का हाथ उसके पेट पर चला गया। मीरा ने ये चीज नोटिस कर ली थी। उसने कृषा की तरफ देखकर धीरे से पूछा, आप भी पेट से हैं क्या? लेकिन आपको देखकर तो नहीं लग रहा। कृषा जानती थी उसके इस सवाल पर अरमान गुस्सा हो जाएगा, इसलिए उसने मीरा को चुप रहने का इशारा किया। मीरा सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। तभी अरमान उनकी तरफ मुड़कर चिल्लाकर बोला, मैंने तुम दोनों से कहा था कि चुप रहना, फिर भी तुम दोनों को समझ नहीं आता क्या? मलिक, ऐसा करो, गाड़ी रोको, ये दोनों पीछे किसी गाड़ी में बैठ जाएगी। कृषा ने अरमान को समझाते हुए कहा, देखो, तुम इस तरह हम पर गुस्सा नहीं कर सकते हो। 2 लड़कियां जब साथ होती है तो बात करना ऑब्वियस है। मैंने सिर्फ इसका नाम ही तो पूछा है, उसमें तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? हाँ, ये सही कह रही है। मीरा ने कृषा की बात पर हामी भरते हुए कहा, हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया है। आप इन पर इतना चिल्ला रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि ये मां नहीं बनने वाली है। उसके बाद मीरा ने कृषा की तरफ देखकर पूछा, आपके घर वालों ने आपकी शादी उनके साथ जबरदस्ती करवाई थी क्या? मीरा की बातों से कृषा समझ
गई थी कि बाकी लड़कियों की तरह उसकी भी ज्यादा बोलने की आदत थी। कृषा ने हाँ में सिर हिलाया। वही गुस्से में अरमान ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और मीरा की तरफ पॉइंट करके कहा, अब अगर अपने मुंह से एक शब्द भी निकला है तो आगे बोलने लायक नहीं रहोगी। उसके बाद अरमान ने वापस अपना चेहरा सामने की तरफ कर लिया था। अरमान के सामने देखते ही कृषा मीरा के पास खिसकी और बिल्कुल धीरे से कहा, हाँ, हम दोनों की शादी जबरदस्ती हुई थी लेकिन मेरे घर वालों ने नहीं करवाई थी। तुमने देखा ना ये कैसा है, इसने खुद ही मुझे किडनैप करके मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली थी। कृषा काफी धीरे बातें कर रही थी, फिर भी उसकी बातें अरमान और मलिक के कानों में पड़ रही थी। उसकी बातें सुनकर मलिक के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। अरमान ने उसे नोटिस किया तो वो उस पर चिल्लाकर बोला, ऐसा करता हूँ मैं ही किसी और गाड़ी में चला जाता हूँ। तुम्हारा बहुत मन कर रहा होगा ना इन दोनों के साथ गॉसिप करने में कि हम दोनों की शादी कैसे हुई थी या हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। अरमान के चिल्लाते ही कृषा और मीरा ने अपने अपने होठों पर उंगली लगा ली थी। अरमान इस वक्त गुस्से में काफी इरिटेट हो रहा था क्योंकि कृषा ने उसकी बात नहीं मानी थी। ऊपर से वो मीरा को भी अपने साथ ले आई थी। कुछ ही देर में वो चारों होटल पहुंच चुके थे। वहां आने के बाद अरमान ने मलिक से कहा, इस लड़की की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इसे अपने साथ रूम में ले जाओ। जैसे ही अरमान ने मीरा को मलिक के साथ रुकने के लिए कहा तो वो झट से बोली, हमें इनके साथ नहीं जाना है। हम एक आदमी के साथ एक कमरे में कैसे रह सकते हैं। ऐसा करते हैं आप दोनों एक कमरे में रह लीजिए और मैं दीदी के साथ में रह लूंगी। उसने कृषा को दीदी कहकर बुलाया, हालांकि वो उम्र में उससे छोटी थी। अपनी बात कहकर मीरा ने कृषा का हाथ पकड़ लिया। अरमान ने मीरा का हाथ कृषा के हाथ से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे पसंद नहीं है कि कोई इसे मेरे अलावा टच करे। ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, इसलिए अकेले भी नहीं छोड़ सकता। चुपचाप जो कहा है वो करो। अरमान को देखकर मीरा को घबराहट होने लगी। कृषा ने उसे सहलाते हुए कहा, घबराओ मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तुम मलिक के साथ जा सकती हो, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। हम सुबह मिलते हैं, अभी रात काफी हो गई है। मीरा ने कृषा की बात पर हामी भरी और मलिक के साथ अंदर चली गई। मलिक ने उनके लिए 2 कमरे बुक कराए, जिसमें एक में मलिक और मीरा जाने वाले थे तो दूसरे में अरमान और कृषा। रूम के अंदर आते ही कृषा ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। वो जानती थी कि उसे अरमान को कैसे मनाना है। अरमान आते ही बाथरूम में चला गया था तो वही कृषा खुद को आईने में देख रही थी। वो खुद की साड़ी सही करने लगी और अपने बालों को ठीक करने के बाद आईने में देखते हुए कहा, अच्छी तो लग रही हूँ। आई होप अरमान का गुस्सा शांत हो जाए। अरमान की अब्सेंस में कृषा ने जल्दी से इंटरकॉम से कॉल किया और उनके लिए वाइन ऑर्डर कर ली थी। अब वो बेसब्री से अरमान के बाहर आने का वेट कर रही थी। अरमान कृषा को लेकर होटल में आया था। उन्होंने तेज सिंह रानावत के बच्चे के सरोगेट मदर मीरा को भी अपने साथ ले लिया था और इस वक्त वो मलिक के साथ थी। अरमान कृषा से नाराज था क्योंकि उसने मीरा को बचाने के लिए उस पर गन पॉइंट की थी। रूम में आते ही अरमान वॉशरूम में चला गया जबकि कृषा बाहर उसे मनाने के लिए तैयारियां कर रही थी। बाथरूम में आते ही अरमान ने मलिक को कॉल पर कनेक्ट करके कहा, मैंने कृष के सामने कहा नहीं क्योंकि वो उसे देखकर इमोशनल हो रही थी। उस लड़की की छानबीन करो और उस पर नजर रखना। हम उसे अपने साथ लंदन लेकर जा रहे हैं। उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। उससे पहले हम उसे यहाँ से लेकर नहीं निकालेंगे। वो तेज सिंह रानावत से जुड़ी हुई है तो कोई मासूम लड़की तो नहीं हो सकती। ऊपर से ऐसी सिचुएशन में भी वो इतना बोल रही थी तो मुझे डाउट हो रहा है। जी सर, मलिक ने जवाब दिया। उसने बात करते हुए मीरा की तरफ देखा, जो खाना आने का वेट कर रही थी और मासूमियत से पूरे रूम को देख रही थी। अरमान से बात करने के बाद मलिक मीरा के पास गया। उसके आते ही मीरा ने पूछा, आप भी उनकी तरह गुस्सा तो नहीं करोगे ना? हम यहाँ रख रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे पैसे लगे होंगे ना? क्या आपके पास इतने पैसे हैं? पैसे तो तुम्हें भी मिले होंगे इस बच्चे को पैदा करने के लिए। तुम मान कैसे गई इस काम के लिए? तुम्हें देखकर लगता है तुम किसी गांव से हो।
गांव में शादी से पहले बच्चे पैदा करना क्राइम जैसा होता है। मलिक ने हैरानी से पूछा। मीरा ने उसकी बात पर हामी भरी और मायूसी से कहा, बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें बाहर निकालने की इजाज़त ही कहाँ थी। हमारे पिताजी ने उनसे पैसे उधार लिए थे। बदले में वो हमें बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने हमारा बाकी कर्ज भी चुकाया था। कितने पैसे थे ये तो हम नहीं जानते, पर काफ़ी सारे ही होंगे, तभी हमारे माँ बाबूजी ने हाँ कही थी। मीरा की कहानी सुनकर एक पल के लिए मलिक को उससे हमदर्दी हुई, लेकिन वो इतनी आसानी से किसी की कहानी पर यकीन नहीं कर सकता था। उसने मीरा से आगे पूछा, अपने गांव का नाम और माँ बाबूजी का नाम भी बताओ। मीरा उसे सब कुछ बताने लगी। लंदन जाने से पहले मलिक को मीरा के बारे में सब कुछ पता लगाना था, इसलिए वो उससे काफ़ी सॉफ्टली बात कर रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातों के बारे में पता लगा सके। वहीं दूसरी तरफ अरमान बाथरूम से बाहर निकला। उसने देखा कृषा अपनी एक कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसने साड़ी भी अलग तरीके से ड्रेप कर रखी थी, जिसमें उसकी कमर का ज़्यादातर हिस्सा दिख रहा था और आगे से क्लीवरेज भी। अरमान ने कृषा को देखकर आइज रोल की और सिर हिलाकर कहा, क्या लगता है कृष, तुम्हारे इन उल्टे सीधे तरीकों से मैं मान जाऊंगा? तुमने मुझ पर गन पॉइंट की थी, ऊपर से शूट भी किया था। अरमान का रिएक्शन देखकर कृषा मायूस हो गई। उसने जल्दी से अपनी साड़ी को ठीक किया और अरमान के पास आकर कहा, तुमने भी मुझ पर गन पॉइंट की थी, मुझे शूट भी करने वाले थे। मैं तो तुमसे नाराज नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुंह फुला कर बैठे हो? मैं तुमसे पहले से ही नाराज था। अब साइड हट जाओ, मुझे कुछ देर के लिए सोना है और मुझसे दूर रहना तुम। अरमान ने काफ़ी बेरुखी से कहा और बेड पर जाकर आराम से बैठ गया था। कृषा वहां पर खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। अरमान की आंखें कृषा की तरफ ही थी। वो जानना चाहता था कि अब कृषा क्या स्टेप लेगी। कृषा उससे कुछ कहती उससे पहले रूम की डोर बेल बजी। कृषा ने वाइन मंगवाई थी। वो आ गई थी। उसे लेने के बाद कृषा अंदर आई और अरमान को दिखाते हुए बोली, ठीक है, तुम रहो ऐसे ही मुंह फुलाकर, मैं तो इसे एंजॉय करने वाली हूँ। अरमान ने अभी भी कृषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा अरमान उसे ऐसा करने से रोकेगा। गुस्से में कृषा ने बोतल को साइड में रख दिया और अरमान के पास आकर कहा, मुझे साड़ी में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तुम मेरे लिए दूसरे कपड़े मंगवा दो। मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ। जैसे ये वाइन खुद ऑर्डर करके मंगाई थी, वैसे ही कपड़े भी मंगवा लो। आ जाएंगे, अरमान ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। यहाँ कितनी गर्मी है ना, कपड़े मंगवाने की क्या जरूरत है? मैं बिना कपड़ों के भी सोऊंगी तो चलेगा ना? कृषा ने मुस्कुरा कर कहा। अरमान ने कृषा की तरफ देखकर इविल स्माइल की और जवाब में कहा, इट्स योर चॉइस कृष, तुम्हें जो करना है करो, बट मुझे क्यों बता रही हो? कृषा हर तरह से अरमान का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरमान उसकी किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। ये बात कृषा को इरिटेट कर रही थी। कृषा चिढ़ते हुए अरमान के पास आई और उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, आई वॉन्ट यू अरमान। अरमान ने कृषा का सिर अपने कंधे से उतारा और कहा, बट आई डोंट वॉन्ट यू कृष। क्या पता फिर कल को मुझे ये सुनने को मिले कि मैं तो इसके करीब नहीं आना चाहती थी, लेकिन ये जबरदस्ती मेरे पास आया था। कुछ देर पहले ही कहा था ना तुमने उस लड़की से कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी। अच्छा, तो तुम मुझसे इस वजह से नाराज हो, लेकिन इसमें गलत क्या है? कृषा अरमान की आंखों में देखते हुए बोली, गलत ये है कि तुम हमारी प्राइवेट बातें किसी और के सामने बोल रही हो। मैं तुमसे नाराज था, फिर भी मैंने सबके सामने ऐसे रिएक्ट किया जैसे हमारे बीच सब कुछ ठीक हो, तो तुम्हें भी वही करना चाहिए था। अब ये उल्टी सीधी हरकतें करके मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि वाकई में मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। नाउ प्लीज लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। अरमान गुस्से में कृषा पर चिल्ला कर बोला। अब तक अरमान उससे नॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन अरमान के चिल्लाने पर कृषा की आंखें नम होने लगी। उसने हाँ में सिर हिलाया और उठकर वहां से बाथरूम में चली गई। कृषा के जाते ही अरमान ने सिर हिलाकर कहा, बस इसकी इनोसेंसी इसकी प्रॉब्लम है। हद है यार, मैं अब इससे चिल्ला कर भी बात नहीं कर सकता।
बात बात पर रोना शुरू कर देती है। पता नहीं किस बात की ट्रेनिंग ली है इस लड़की ने और क्या सिखाया है उस आदित्य सिंघानिया ने। अनजान इंसान के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मैं कैसे समझाऊं इसे? पता नहीं वो किस इंटेंशन से हमारे साथ है। कृषा को हट करने के बाद अरमान को बुरा लग रहा था। अरमान कृषा को मनाने के लिए बाथरूम के पास जा रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। कृषा ने साड़ी चेंज करके बाथरोब पहन लिया था। उसने ब्लैंकेट और एक्स्ट्रा पिलो उठाया और अरमान के पास सोने के बजाय वहां लगे सोफे पर जाकर सो गई। अरमान ने भी इस बार कृषा को मनाने की कोशिश नहीं की। वो आंख बंद करके लेट गया। कुछ ही देर में उन दोनों को नींद आ चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य सिंघानिया और माइक इंडिया जाने के लिए निकल चुके थे। अरमान कृषा के साथ होटल रूम में था। वो कृषा के साथ तब तक जयपुर में रुकने वाला था जब तक मलिक मीरा के बारे में सब कुछ पता नहीं लगा लेता। कृषा की जिद पर अरमान को मीरा को लंदन लेकर जाना पड़ रहा था, लेकिन वो उसके बारे में पता लगाए बिना उसे लंदन नहीं लेकर जाना चाहता था। मीरा मलिक के साथ रूम शेयर कर रही थी जबकि कृषा अरमान के साथ थी। रात को कृषा और अरमान में अच्छी खासी बहस हो गई थी, जिसके बाद कृषा काउच पर सो रही थी और अरमान बेड पर था। अगली सुबह कृषा अरमान से पहले उठ गई थी। सोफे पर सोने की वजह से उसकी कमर में दर्द हो रहा था। कृषा अपनी कमर पर हाथ लगाकर बैठी थी। उसने धीरे से कहा, इसने मुझे कम दर्द दिए हैं क्या जो अब इस कमर में भी दर्द होने लगा? रात को मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था ना, अब आने दो इसे। मैं बात भी नहीं करूंगी फिर पता चलेगा। ऐसा करती हूँ इससे पहले ही उठकर बाहर चली जाती हूँ, वरना सुबह सुबह इसका सड़ा हुआ मुंह देखकर फिर से मेरा मूड खराब हो जाएगा। कृषा काउच पर से उठी। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र अरमान पर चली गई। कृषा अरमान के पास गई तो वो गहरी नींद में सोया हुआ था। कृषा अरमान के चेहरे पर झुकी और उसकी गाल पर हाथ रखकर उसे प्यार से देखने लगी। वो धीरे से बोली, तुम बहुत बुरे हो अरमान राणा, बट स्टिल आई लव यू। कहकर कृषा ने अरमान के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अरमान को एक छोटा सा किस करने के बाद कृषा ने उसकी सांसों को महसूस किया और फिर उससे दूर हो गई। हालांकि उसके लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल था। कृषा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और बाथरूम में चली गई। वहीं उसके जाते ही अरमान ने आंखें खोली। क्या लगता है तुम्हें? तुम मेरे इतने करीब आओगी और मैं नींद में रहूंगा कृष? हाँ मैं बुरा हूँ बट तुम्हारे पास मुझे छोड़कर जाने का ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू लव मी, अरमान ने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। कृषा नहाकर तैयार हो चुकी थी। कपड़े नहीं होने की वजह से उसने रात वाली साड़ी ही वापस पहन ली थी। कृषा बाथरूम से बाहर निकली तो अरमान अभी भी सोया हुआ था। इस बार वो अरमान के पास नहीं गई और सीधा कमरे से बाहर चली गई। कृषा के बाहर निकलते ही अरमान ने आंखें खोली और अपना ब्लूटूथ ऑन करके कहा, मलिक अभी किसी मॉल में जाओ और हम सबके लिए शॉपिंग करके ले आओ। कृष के कंफर्ट के हिसाब से हर एक चीज होनी चाहिए। मीरा का भी देख लेना। मलिक ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। मलिक ने बाहर जाने से पहले बेड की तरफ देखा तो मीरा काफी आराम से सोई हुई थी। वो कल रात काउच पर सो रहा था। मीरा को वहीं पर छोड़कर मलिक ने जब दरवाजा खोला तो सामने कृषा खड़ी थी। मलिक ने खुद से ही दरवाजा खोला था तो कृषा ने हैरानी से पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम इसे अकेला छोड़कर? मुझे सर ने कुछ पता लगाने के लिए कहा है, बस उसी के लिए जा रहा हूँ। वो लड़की सो रही है, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मलिक ने काफी पोलाइटली पूछा, जिस पर कृषा ने ना में सिर हिला दिया। मलिक वहां से चला गया। कृषा अंदर आई और मीरा को जागने लगी। क्या कर रही हो तुम? अब तक सो रही हो? तुम्हें जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि तुम्हें डिलीवरी टाइम में प्रॉब्लम ना हो। कृषा की तेज आवाज सुनकर मीरा जल्दी से उठ गई। वो आंख मसलते हुए उसे देखते हुए बोली, हमें भी देर तक सोने की आदत नहीं है, लेकिन रात को देर से सोने की वजह से आंख नहीं खुली। आपको इन सब के बारे में कैसे पता है? आपके बच्चे हैं क्या? कृषा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और मीरा को पहले ही सब समझाते हुए कहा, मेरे बच्चे नहीं है और तुम प्लीज अरमान के सामने बार बार बच्चे का जिक्र मत किया करो, उसे गुस्सा आता है।
वो तुम पर गुस्सा होता है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ तो तुम्हारा गुस्सा मुझ पर उतरता है। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं खाने के लिए कुछ मंगाती हूँ। मीरा ने उसकी बात पर हामी भरी। उसे समझ तो नहीं आया कि कृषा ने उसे किस वजह से ऐसा कहा है, पर फिर भी उसने कृषा की बात मान ली। मीरा बाथरूम में गई तभी रूम के इंटरकॉम पर एक कॉल आया। कृषा ने कॉल रिसीव किया। वो कुछ कहती उससे पहले सामने से अरमान की सर्द आवाज आई। अभी इसी वक्त रूम में पहुंचो। मेरे अलावा किसी और की केयर करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो। कृषा रात की वजह से अरमान पर गुस्सा थी। वो चिढ़ते हुए बोली, मैं रूम में नहीं आ रही हूँ। तुम्हारा जो काम है तुम खुद से कर लो। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है। रात को साफ पता चल रहा था तो अब मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी। इतना कहकर कृषा ने कॉल कट कर दिया। उसकी बातें अरमान को गुस्सा दिला सकती है, ये जानते हुए भी कृषा ने अरमान के साथ बदतमीजी से बात की। अरमान से बात करने के बाद कृषा ने अपने और मीरा के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। लगभग 10 मिनट बाद मीरा कमरे से बाहर आ चुकी थी। कृषा उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ये लड़का है या लड़की? हमें कैसे पता होगा? बच्चा पैदा होने से पहले थोड़ी ना पता चलता है लड़का है या लड़की। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा। कृषा ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला कर कहा, हाँ इंडिया में नहीं पता चलता, लेकिन हम किसी और कंट्री में हो तो हमें पता चल सकता है। कृषा मीरा से बात कर ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा झटके से खुला। सामने अरमान था। उसने गुस्से में कृषा की बाजू पकड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मुझसे बदतमीजी करने का हक नहीं है कृष, और ये हक मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाला। चुपचाप कमरे में चलो। लेकिन मीरा यहाँ अकेली। कृषा वहाँ रुकने के लिए बहाना दे रही थी तभी उसने देखा मलिक अंदर आ गया था। अरमान की इस हरकत पर मीरा घबरा गई थी। मलिक के वहाँ आते ही अरमान ने कृषा का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने रूम में ले जाने लगा। उसके जाते ही मीरा ने बड़बड़ा कर कहा, अजीब आदमी है, सिर्फ दिखने में अच्छा होने से कुछ नहीं होता। कितनी प्यारी बीवी है, फिर भी जब देखो गुस्सा करता रहता है। इसकी जगह हम होते तो अब तक इसे छोड़कर चली जाते। जितनी जरूरत है उतना ही बोला करो, मलिक ने सख्त लहजे में कहा, जिस पर मीरा चुप हो गई। कुछ ही देर में कृषा का मंगाया हुआ ब्रेकफास्ट आ गया था जो अब मलिक और मीरा साथ में कर रहे थे। वहीं ऊपर अरमान कृषा को लेकर रूम में पहुंचा। अरमान की इस तरह बदतमीजी करने की वजह से कृषा उस पर गुस्सा थी। रूम में आते ही अरमान ने दरवाजा बंद किया और कृषा का हाथ छोड़ दिया। कृषा उसकी तरफ गुस्से में देख रही थी। मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी इन नज़रों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे से मेरे अलावा तुम्हारे मुंह पर किसी का नाम नहीं होना चाहिए। अरमान कृषा की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं पास आना चाहती हूँ तब तुम मेरे करीब नहीं आते हो, और जब मैं दूर जा रही हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। आखिर तुम चाहते क्या हो? बता क्यों नहीं देते? कृषा अरमान पर चिल्ला कर बोली। कृषा की बात का जवाब देने से पहले अरमान उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो कृषा के बिल्कुल करीब आया और उसे कमर से पकड़कर अपने पास कर लिया। वो कृषा की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए, और अपनी आंखों के सामने। जब तक मुझे उस लड़की पर पूरी तरह यकीन नहीं हो जाता तुम उससे नहीं मिलोगी। लेकिन वो मुझे अच्छी लगी। मुझे उसके आसपास रहना और बात करना पसंद है। कृषा ने सीधे सीधे जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अरमान के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसने कृषा को खुद से दूर किया और सर्द लहजे में कहा, तुम उससे इस वजह से अटैच हो रही हो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मुझे सब अच्छे से समझ आ रहा है। आगे से हमारी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी बात तुम किसी से शेयर नहीं करोगी। ना बच्चों के बारे में, ना शादी के बारे में, और ना ही इस बारे में कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता हूँ। अपनी बात कहकर अरमान वहाँ बाथरूम में चला गया, जबकि कृषा हैरानी से अरमान की तरफ देख रही थी। आज भी उसके बिना बोले अरमान को सब समझ आ जाता था। अरमान की बात सही थी। कृषा की आंखों के सामने मीरा ही घूम रही थी। अचानक उसके मुंह से निकला, वो लड़का था। इसी के साथ कृषा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया।
कृषा से बहस करने के बाद अरमान बाथरूम में चला गया। उसे कृषा का इस तरह मीरा के क्लोज जाना पसंद नहीं आ रहा था और वो इसका कारण भी अच्छे से जानता था। अरमान के बाथरूम में जाने के बाद कृषा वही बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो धीरे से बोली, अरमान ठीक कह रहा है। मैं मीरा के आसपास इसलिए रहना चाहती हूँ ताकि उसके बच्चे को पैदा होते हुए देख सकूं। अरमान बाथरूम से बाहर आ गया था। उसने कृषा की बात सुन ली थी। कृषा रो रही थी इसलिए अरमान गुस्से में बात करने के बजाय नॉर्मल तरीके से उसके पास आया और कृषा को अपने सीने से लगा लिया। अरमान उसे सहलाते हुए बोला, चलो देर से ही सही तुम्हें मेरी बात समझ तो आई। तुम्हारी वजह से मैंने उस लड़की को जिंदा छोड़ा था, वरना रानावत ने तुम्हारे साथ जो भी किया था उसके बाद मैं उस लड़की को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं देखना चाहता था। कृषा अरमान से अलग हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रानावत ने जो किया उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है अरमान। जो गुनाह उसने किया वो तुम्हें करना जरूरी नहीं है। कृषा की बात सुनकर अरमान ने आइज रोल करके कहा, ठीक है अब लेक्चर मत दो, मैं सुनने के मूड में भी नहीं हूँ। मैंने मलिक से कपड़े मंगवा लिए हैं, चेंज कर लो। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी। अरमान उससे अच्छे से बात कर रहा था इसलिए कृषा ने भी बहस नहीं की। उसने वहां रखे बैग्स को खोलकर देखा तो उसमें साड़ी ही रखी हुई थी। कृषा साड़ी को देखकर हैरानी से बोली, लेकिन मेरा साड़ी पहनने का मन नहीं है, इसे हैंडल करना मुश्किल होता है। लेकिन मेरा तो तुम्हें साड़ी में देखने का मन है ना, अरमान ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। कल रात की वजह से कृषा काफी अपसेट थी इसलिए अरमान उससे अच्छे से बिहेव कर रहा था। कृषा ने साड़ी ली और बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में वो साड़ी पहनकर बाहर आ गई थी। कृषा अरमान के पास आए और शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, मुझे साड़ी में देखने का मन है तो कुछ और भी करने का मन कर रहा होगा ना अरमान राणा। बिल्कुल नहीं कृषा सिंघानिया, अरमान ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। जब तक नाराजगी दूर नहीं हो जाती तब तक कितना भी सेड्यूस कर लो तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और मैं तुम्हें सेड्यूस क्यों करूंगी? कृषा ने सिर हिलाकर कहा, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। अपनी बात कहकर कृषा वहां से जाने को हुई तभी अरमान ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अरमान ने कृषा की कमर पर उंगलियां घुमाते हुए कहा, रियली कृष, तुम्हें मेरे पास नहीं आना तो सुबह मेरे उठने से पहले किस खुशी में मुझे इतने प्यार से किस करके गई थी? वो मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती थी। तुम सोते हुए क्यूट लग रहे थे तो किस कर लिया। कृषा हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखते हुए बोली, जब कोई हमें क्यूट लगता है तो हम उसके फोरहेड पर किस करते हैं या फिर चीक्स पर। मुझे याद है, वो किस मेरे लिप्स पर किया गया था, अरमान ने आगे कहा। कृषा के पास अरमान के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा लाल हो रहा था। अरमान ने अभी भी कृषा को पकड़ रखा था। उसने कृषा के चेहरे को पकड़कर अपने करीब किया और कृषा के होठों को कैप्चर कर लिया। कृषा के लिए हमेशा से अरमान के एक्शंस काफी अनएक्सपेक्टेड थे। थोड़ी देर पहले वो उससे लड़ाई कर रहा था और अब उसे प्यार से किस करने लगा। अरमान कृषा को किस करने में बिजी था तभी उसने किस ब्रेक की और जल्दी से पूछा, तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया अरमान? तुम्हारी सुई यहीं पर क्यों अटकी हुई है? क्या तुमने मुझे मनाने के लिए कोई इफिक्स डाले जो मैं तुम्हें माफ करूंगा? एक किस करने जा रहा था उसे भी बर्बाद कर दिया, अरमान ने सिर हिलाकर कहा और फिर कृषा से अलग हो गया। कृषा भी अरमान के पास वापस नहीं गई। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए होटल के डाइनिंग एरिया में थे, जहां पर मलिक मीरा को भी लेकर आया था। मलिक को मीरा के बारे में पता लगाने के लिए टाइम चाहिए था इसलिए उसने उसे अरमान के पास छोड़ा और वहां से चला गया। कृषा पूरा दिन वहां रुककर बोर नहीं होना चाहती थी इसलिए अरमान को शॉपिंग के लिए कहा। अरमान के पास कोई काम नहीं था इसलिए वो उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर भी चला गया। पूरा दिन बाहर बिताने के बाद रात के लगभग 9 बजे के करीब अरमान, कृषा और मीरा वापस होटल लौट रहे थे। मीरा के कहने पर कृषा अरमान को जयपुर से आउट एरिया में लेकर गई थी। सच में मीरा तुमने जो जगह बताई थी वो बहुत अच्छी थी।
आज से पहले मैंने ये सब कभी नहीं देखा था। गांव की बात हो अलग होती है। कृषा ने पीछे की तरफ देखकर कहा क्योंकि मीरा बैक सीट पर अकेले बैठी थी। पूरा दिन बाहर बिताने के बाद कृषा काफी खुश थी और अरमान को उसके चेहरे पर भी खुशी देखनी थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो लोग गांव के एक सुनसान एरिया से गुजर रहे थे, तभी कुछ गाड़ियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अरमान ने इस बात को नोटिस कर लिया था। अरमान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली थी। उसने अपने मन में कहा, मैं लंदन से बाहर हूँ। इस बात का पता हम तीनों के अलावा और किसी को नहीं था, फिर ये अचानक लोग हमारे पीछे कैसे हो सकते हैं। गाड़ी ड्राइव करते हुए अरमान ने एक बार कृषा की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए मीरा से बातें करने में लगी हुई थी। एक मोमेंट पर आकर अरमान को गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि उसके सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो चुकी थी। अरमान के इस तरह झटके से गाड़ी रोकने पर कृषा उससे कुछ कहती उससे पहले उसकी नज़र साइड मिरर से आसपास की गाड़ियों पर गई। इसी के साथ कृषा समझ चुकी थी कि उन पर एक अनजाना खतरा आ चुका है। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि आदित्य सिंघानिया ने ही किया था। आदित्य सिंघानिया के आदमियों ने अरमान की गाड़ी को घेर रखा था, जबकि पीछे की गाड़ी में आदित्य, अमृता और माइक के साथ बैठे हुए थे। फाइनली मुझे मेरी पोती वापस मिल जाएगी और तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे अरमान राणा, आदित्य ने इविल स्माइल करके कहा और फिर अपने आदमियों को उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया था। देर रात को अरमान, कृषा और मीरा के साथ एक मेले से वापस जयपुर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में अरमान की गाड़ी को कुछ गाड़ियों ने घेर लिया था। ये आदित्य सिंघानिया के आदमी थे। उन गाड़ियों के पीछे आदित्य की गाड़ी भी थी। उनके साथ में अमृता और माइक थे। अरमान को अकेला देखकर उन्होंने उस पर हमला बोल दिया था। वही अरमान के अचानक गाड़ी रोकने पर कृषा ने उसकी तरफ देखा। वो समझ गई थी कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। कृषा ने मिरर से चारों तरफ देखा, फिर वो अरमान के पास खिसकी और उसके कंधे पर सिर रखकर धीरे से कहा, ये बहुत लोग हैं, हम हैंडल कर पाएंगे क्या? प्लीज मीरा को बचा लो अरमान। कृषा की बात सुनकर अरमान ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें अभी भी इस लड़की की फिक्र है कृष? इससे पहले मेरे लिए तुम आती हो तो मैं पहले हम दोनों को बचाऊंगा। बोलते हुए अरमान ने कृषा को खुद से अलग कर दिया। उसने गाड़ी का ड्रॉर खोला और उसमें से 4 गन निकाल ली। अरमान ने मीरा की तरफ देखकर पूछा, गोली चलाना आता है तुम्हें? जी नहीं, मीरा हड़बड़ाकर बोली। फिर भी अरमान ने उसके हाथ में एक गन पकड़ाते हुए कहा, मैंने इसे लोड कर दिया है, जरूरत पड़ने पर फायर कर देना और हाँ, तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। गाड़ी बुलेट प्रूफ है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिर आप लोग भी बाहर मत जाइए ना, मीरा ने जवाब दिया। अरमान ने उसकी तरफ देखकर कहा, खतरा आने पर मुझे चुपचाप छुपकर बैठना नहीं आता है, या तो उनकी जान जाएगी या फिर मेरी। उसके बाद अरमान ने कृषा को एक गन दी और साथ में बहुत सारी बुलेट्स देते हुए कहा, चलो पता करते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी हुई है। अरमान की बात सुनकर कृषा को एक पल के लिए लगा कि उसका टेस्ट लेने के लिए ये हमला अरमान ने ही करवाया है। वो अरमान की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए बोली, कहीं तुम किसी तरह से मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहे? अगर तुम्हें यही लगता है तो टेस्ट समझ के ही अपना बेस्ट दे देना। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है आधी रात में खुद पर ही हमला करवाने का। उस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं जब मैं बुरी तरह थका हुआ हूँ। आई नीड ए गुड स्लीप, अरमान ने बेपरवाही से जवाब दिया। वो गाड़ी से बाहर निकला और उसने कृषा को भी गाड़ी से बाहर आने का इशारा किया। अरमान और कृषा दोनों ही गाड़ी से बाहर निकल चुके थे। उन दोनों का एक साइड क्लियर था, उसी की तरफ अरमान और कृषा छिपे हुए थे। अरमान और कृषा के बाहर आते ही आदित्य सिंघानिया के आदमी भी बाहर आ गए थे। वो लगभग 20 के करीब थे। बाहर आते ही उन्होंने अपनी गन से गाड़ी पर फायर करना शुरू कर दिया था। बीच बीच में अरमान और कृषा भी उन पर गोली मार रहे थे। उन्होंने 1-2 को घायल कर दिया था, लेकिन वो उन्हें जान से भी नहीं मार सकते थे। उन सबने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। कृषा अरमान के पास आई और धीरे से कहा, ऐसे तो हम पूरी रात फायर करते रहेंगे फिर भी इन्हें नहीं मार पाएंगे। इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है,
हमारी गोलियां खत्म हो जाएगी अरमान, पर ये लोग सिर्फ घायल ही होंगे। हाँ चलो कुछ सॉलिड करते हैं। वैसे भी ये छोटे मोटे धमाके करने में मजा नहीं आ रहा है, अरमान ने इविल स्माइल करते हुए कहा। कृषा उसके कहने का मतलब नहीं समझी। वो कुछ पूछती उससे पहले अरमान ने कहा, तुम उनके साथ टाइम पास करो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी और उन पर शूट करना शुरू कर दिया। इस बीच अरमान गाड़ी के अंदर वापस आया और उसने ड्रॉर में से कुछ ग्रेनेड निकाले। उसके फेस पर इविल स्माइल थी। चलो आज दिवाली मनाते हैं, अरमान ने धीरे से कहा। अरमान गाड़ी से बाहर निकलता उससे पहले मीरा बोली, आप दोनों अंदर आ जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं होगा, अरमान ने जवाब दिया और वो गाड़ी से बाहर निकल आया था। कृषा उनके साथ फायरिंग करने में लगी हुई थी, तभी एक गोली कृषा के पास से गुजरी और उसके हाथ को छूकर निकल गई। कृषा दर्द से जोर से चिल्लाई। अरमान जल्दी से दौड़कर उसके पास गया। गोली लगने की वजह से कृषा की बाजू से खून बह रहा था। उसने उसे पकड़ रखा था। अरमान जल्दी से उसके पास में आकर बैठा और सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें उनका टाइम पास करने के लिए कहा था, ना कि खुद को चोट लगवाने के लिए। तुमने प्रूफ कर दिया कृष कि तुम्हारी ट्रेनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। ऊपर से तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती। आगे से मेरे सामने ये ट्रेनिंग का रोना मत रोना। तुम्हें कुछ नहीं आता है और मैं चाहता भी नहीं कि तुम कुछ सीखो। कृषा को दर्द में देखकर अरमान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उसकी साड़ी का पल्लू फाड़ा और फिर कृषा के बाजू के बांध दिया। उसके बाद अरमान ने सर्द आवाज में कहा, तुम गाड़ी से बाहर नहीं निकलोगी और चुपचाप जाकर अंदर बैठो। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी और इतनी सी चोट से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। कृषा ने सख्ती से जवाब दिया और फिर बाहर की तरफ झुकते हुए फायरिंग करने लगी। बीच में उसने अरमान की तरफ मुड़कर देखा और पूछा, तुम अंदर क्यों गए थे और क्या लेकर आए हो? अरमान ने कृषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कृषा ने उसकी तरफ देखा तो वो ग्रेनेड तैयार कर रहा था। उन्हें देखकर कृषा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो सिर हिलाकर बोली, अगर यहाँ ब्लास्ट हुआ तो पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी, मलिक देख लेगा। अरमान ने जवाब दिया और फिर गाड़ियों की दिशा में एक एक करके ग्रेनेड फेंक दिए थे। एक ग्रेनेड आदित्य सिंघानिया की गाड़ी के पास आकर भी गिरा था। आदित्य ने अमृता की तरफ देखकर कहा, उसने कुछ फेंका है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने हमारी तरफ ग्रेनेड का हमला किया है। हमें जल्द से जल्द बाहर भगाना होगा, माइक चिल्लाकर बोला। इसी के साथ वो तीनों गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगे। वो तीनों थोड़ा ही आगे निकले होंगे कि वहां जोरदार 4 धमाके हुए। कृषा और अरमान ने अपने कानों पर हाथ लगा रखा था। आदित्य, माइक और अमृता एक दूसरे से थोड़ी दूर गिरे हुए थे। उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन उनके सारे आदमी मारे जा चुके थे। अरमान ने उन्हें भागते हुए देख लिया था। आदित्य सिंघानिया, तुमने मुझे एक और मौका दे दिया है तुम्हें मारने का, अरमान गुस्से में बोला और फिर दोनों हाथ में गन लेकर बाहर जाने लगा। कृषा उसको रोकने के लिए उसके पीछे आई। वो तेज आवाज में बोली, नहीं अरमान, प्लीज ये मत करो, तुम बीच में नहीं आओगी कृष। एक बात याद रखना, अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी और ये बहुत बुरी होने वाली है। तुम झेल नहीं पाओगी। अरमान ने कृषा को सीधे सीधे धमकी दी। उसके बावजूद कृषा उसके पीछे आ रही थी। आदित्य, माइक और अमृता खड़े हो चुके थे। आदित्य के हाथ में गन थी और उन्होंने वो अरमान पर तान दी। अरमान उनके सामने जाकर खड़ा हो गया था। कृषा भी उसके पास खड़ी थी। कृषा को वहां देखकर आदित्य तेज आवाज में बोले, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है कृषा, और ना ही मैं अब समझाने वाला हूँ। चुपचाप इस तरफ आ जाओ वरना मैं इस लड़के की जान ले लूंगा। कृषा ने आदित्य की बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने अरमान का हाथ कसकर पकड़ लिया था। अरमान के फेस पर इविल स्माइल थी और वो उसी लहजे में बोला, आज तो मौका भी है और दस्तूर भी, देखते हैं किसकी हिम्मत ज्यादा है। शूट करो आदित्य सिंघानिया, फायदा उठा सकते हो वरना इसका फायदा उठाकर मैं तुम्हें मार दूंगा।
अरमान उस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रहा था, तो वही हाल कुछ आदित्य सिंघानिया का था। आदित्य शूट करते उससे पहले कृषा अरमान के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो तेज आवाज में बोली, पहले आप मुझे मार दीजिए दादू, उसके बाद में आपको जो करना है कर लीजिएगा। वैसे भी मैं आपकी मनमानियों से तंग आ गई हूँ। मेरी भी लाइफ है और आपको ये समझना होगा कि मुझे अरमान से दूर नहीं रहना है। मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। मेरे इतना प्यार देने के बावजूद तुमने इस लड़के को चुना है, तो मेरा अब से तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब से तुम कृषा सिंघानिया नहीं, कृषा राणा हो, और शायद अब तुम्हें मारने से पहले मेरे हाथ नहीं कान पे। आदित्य ने गुस्से में जवाब दिया। उन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अरमान के पास आते ही कृषा उसे सेलेक्ट करेगी। आदित्य ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर शूट कर दिया था। उनके गोली मारते ही कृषा के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। आदित्य सिंघानिया ने अरमान और कृषा पर जो हमला करवाया था, अरमान ने उनको काफी अच्छे से जवाब दिया था। अरमान ने ग्रेनेड के जरिए आदित्य सिंघानिया के सभी आदमियों को मार गिराया था। अब वो आदित्य, अमृता और माइक के सामने था। आदित्य ने अरमान के सामने गन कर रखी थी। अरमान ने उन्हें फायर करने का चैलेंज किया। कृषा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कृषा ने आदित्य के बजाय अरमान को सेलेक्ट किया, तो आदित्य ने गुस्से में गोली मार दी थी। वहां कृषा के चिल्लाने की जोरदार आवाज आई। अरमान ने कृषा को दूर धकेल दिया था और वो भी कृषा के पास गिरा हुआ था। आदित्य की गोली अरमान के कंधे को छूकर निकली थी। आदित्य ने अरमान को गोली मारी थी। इस वजह से कृषा इतना गुस्सा हो गई कि उसने गन उठकर इस वक्त आदित्य के पैर पर गोली मार दी। कृषा की इस हरकत पर अमृता उस पर जोर से चिल्लाकर बोली, कृषा पागल तो नहीं हो गई हो तुमने अपने दादू को शूट किया है। कृषा ने भी नहीं सोचा था कि वो ये सब कर जाएगी। उसकी आंखों में आंसू थे। कृषा ने अरमान को संभाल रखा था। साथ ही वो अमृता पर चिल्लाकर बोली, मैंने इस वक्त किसी को शूट नहीं किया है अम्मू, बस अपने अरमान को प्रोटेक्ट किया है। अभी तो मैंने सिर्फ पैर पर गोली मारी है। अगर दादू ने कोई हरकत की तो मैं उन्हें शूट कर दूंगी। बहुत हो गया इनकी वजह से मैं अरमान से दूर रही हूँ। मुझे नहीं रहना है इससे दूर। मैं प्यार करती हूँ इससे। आपको समझ क्यों नहीं आता है दादू? कृषा ने अरमान को उठाया और उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाने लगी। आदित्य अपनी गन पकड़कर उनकी तरफ पॉइंट कर रहे थे। तभी अमृता ने उनका हाथ पकड़कर कहा, जाने दीजिए उसे अपनी जिंदगी बिताने का पूरा हक है। आप इस तरह उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो बच्ची नहीं रही है। आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए। उन दोनों को गोली सिर्फ छूकर निकली है, जबकि आपके पैर में गोली फंसी हुई है। माइक बोला और फिर आदित्य को सहारा देकर गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। कृषा इस वक्त ड्राइविंग सीट पर थी और अरमान उसके पास बैठा था। उन दोनों के ही खून लगा देखकर मीरा घबरा गई। आप दोनों ठीक तो है ना? आपके खून लगा हुआ है? मीरा ने जल्दी से पूछा। कृषा ने गाड़ी स्टार्ट की और पास ही के हॉस्पिटल की लोकेशन जीपीएस में सेट की। कृषा की आंखों में आंसू थे। उसने मीरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फास्ट ड्राइव करते हुए अरमान को हॉस्पिटल ले जा रही थी। अरमान कृषा की परेशानी समझ सकता था। उसने कृषा का हाथ सहला कर कहा, गोली तुम्हें भी छू कर के निकली है और मुझे भी। हम दोनों को एक जितनी चोट लगी है, फिर भी तुम मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो। कृष, मुझे इन सब की आदत है, लेकिन तुम्हें नहीं। मेरे हाथ की चोट इतनी गहरी नहीं है जितनी तुम्हारे लगी है। अब कुछ मत बोलो, मुझे गुस्सा आ रहा है। सब मेरी ही गलती होती है। हर बार मेरी वजह से तुम्हें चोट लगती है। कभी तुम फिजिकली हर्ट हो जाते हो तो कभी मेंटली। पता नहीं ये सिलसिला कब रुकेगा। कृषा ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। अरमान आगे कुछ नहीं बोला। उसने अपने मन में कहा, अब तक तुम्हें आदत हो जानी चाहिए और ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। कृष, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम दोनों ही आम नहीं है। तुम माफिया प्रिंसेस हो और मैं माफिया किंग। मौत हमारे हमेशा पीछे रहेगी और हमारे बाद हमारे बच्चों के। इससे बचने का एक ही तरीका है, खुद को इतना स्ट्रांग कर लेना कि मौत को भी चकमा दे सको।
अरमान ने अपना मोबाइल निकाला और मलिक को हॉस्पिटल का एड्रेस दे दिया था। वो नहीं चाहता था कि वहां जाने पर पुलिस वगैरह का लफड़ा हो, इसलिए उसे सब कुछ पहले ही समझा दिया था। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। कृषा अरमान का ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसे अंदर ले गई। अरमान ने रास्ते में मलिक को मैसेज कर दिया था, इस वजह से वो वहीं पर मौजूद था। मलिक ने पहले ही उनके इलाज की तैयारी करवा रखी थी। एक ही रूम में अरमान और कृषा दोनों का ही ट्रीटमेंट कराया जा रहा था। उन दोनों के बैंडेज करने के बाद नज़ वहां से चली गई। कृषा अरमान के पास गई। गोली कंधे पर लगे होने की वजह से नज़ ने उसकी शर्ट निकाल दी थी और इस वक्त वो उल्टा लेटा हुआ था। कृषा ने अरमान के कंधे पर हल्के हाथ रखकर पूछा, दर्द हो रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं हो रहा, अरमान ने कृषा की तरफ देखकर जवाब दिया। वो अभी भी परेशान लग रही थी। कृषा ने अरमान की आंखों में देखा और कहा, मुझे दादू को गोली नहीं मारनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया। वो तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? उन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला करवाया। वो तुम्हें मारना चाहते हैं अरमान। कृषा ओवर इमोशनल हो रही थी तो अरमान ने आइज रोल करके कहा, कुछ नया बताओ कृष, ये चीज़ पुरानी हो चुकी है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें ट्रेनिंग देने के बाद मेरे पास सिर्फ मिशन के लिए ही भेजना चाहते थे? वो मेरी जान लेना चाहते थे, वो भी तुम्हारे जरिए। कांग्रेचुलेशंस कृष, तुमने जो थोड़ी बहुत सस्ती सी ट्रेनिंग ली है वो भी वेस्ट हो गई। अरमान बार बार कृषा की ट्रेनिंग का मजाक उड़ा रहा था। कृषा उसकी तरफ देखकर सिर हिलाकर बोली, मेरा मजाक बनाना बंद करो। मैं किसी तरह की ट्रेनिंग इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे इस दुनिया से नफरत है अरमान। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, पर मैं हमारे बच्चों को इन सब से दूर रखूंगी एंड इट्स फाइनल। बच्चे तो तब पैदा होंगे ना जब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। डोंट फॉरगेट कृष, अभी तक मैं तुमसे नाराज हूं और तुमने मुझे मनाया नहीं है। अरमान ने हल्का मुस्कुराकर कहा और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। क्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने दादू को गोली मारी, उनके बजाय तुम्हें चुना, फिर भी तुम मुझसे नाराज हो। कृषा हैरानी से बोली और फिर दूसरी तरफ चली गई ताकि अरमान का चेहरा देख सके। ठीक है, फिर इस बात पर मैं अपनी 50% नाराजगी कम कर देता हूँ, लेकिन 50% अभी भी नाराज हूँ। नाउ लेट मी स्लीप, मैं थक गया हूँ उनसे, और तुम भी सो सकती हो। अरमान ने जवाब दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कृषा भी वही पास ही के बेड पर जाकर लेट गई। वो अरमान के चेहरे को देख रही थी। वहीं आदित्य सिंघानिया भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। इस वक्त उनकी आंखों में वो सीन घूम रहा था जब कृषा ने उन पर गोली मारी थी। अनजाने में कृषा ने आदित्य सिंघानिया को अपना बहुत बड़ा दुश्मन बना लिया था और अब वो सिर्फ अरमान को ही नहीं कृषा को भी जान से मार देना चाहते थे। आदित्य सिंघानिया इस वक्त हॉस्पिटल में थे और उनके पैर की सर्जरी हो चुकी थी। कृषा ने उनके पैर के गोली मारी थी। डॉक्टर ने गोली निकाल दी थी। वो पूरी रात आराम कर रहे थे। सुबह के लगभग 7 बजे के करीब अमृता उनके पास ब्रेकफास्ट लेकर गई। आदित्य सिंघानिया अपने बिस्तर पर बैठे बस एक दिशा में देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था जब कृषा ने उन पर गोली मारी थी। अमृता उनकी मनस्थिति समझ सकती थी। वो उनके पास बैठी और गहरी सांस लेते हुए कहा, प्यार ऐसा ही होता है, वो बस बगावत करना जानता है। उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। समझ आता है तो सिर्फ इतना कि कैसे बस अपने प्यार के साथ रहना है। समझ नहीं आता क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो उसने मेरा साथ छोड़कर उसका हाथ पकड़ा। आदित्य ने अमृता की तरफ देखकर कहा, 2.5 साल तक वो मेरे साथ रही थी और उस टाइम में मैंने एक बार भी उससे चिल्लाकर बात तक नहीं की, जबकि हम अच्छे से जानते थे कि वो ट्रेनिंग सही से नहीं कर रही है। मैंने बस सिर्फ एक चीज़ के लिए उसे धमकाया था और वो था अरमान के पास न जाने के लिए। मेरा दिल जानता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे शांतनु की पहली और आखिरी निशानी है वह। मिस्टर सिंघानिया आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कृषा से प्यार करना है या नफरत। अमृता बोली। आदित्य की बातों से यही समझ आ रहा था कि वो इस वक्त कंफ्यूज है।
कृषा की हरकतों की वजह से वो गुस्सा जरूर थे, लेकिन एक बात तय थी कि वो उससे नफरत नहीं कर सकते थे। आदित्य ने अपना सिर नीचे कर लिया। वो कुछ पल सोचने के बाद अमृता की तरफ देखकर बोले, मैं उससे नफरत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अरमान को कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? वो हर्षवर्धन राणा का पोता है, जो किसी जमाने में आपके लिए जान से भी बढ़कर हुआ करते थे। अमृता ने जवाब दिया, आपको याद हो तो पिछली बार भी गलती आप ही की तरफ से हुई थी। कृतिका मेरी बहन थी, इसका मतलब ये नहीं मैं उसका फेवर करूंगी। शांतनु और हरलीन इंगेज्ड थे और वो उनके बीच में आई थी। ये बात सच है। वहीं से सब बिगड़ना शुरू हुआ था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप एक और गलती क्यों कर रहे हो? कृषा इस दुनिया के लिए नहीं बनी हुई है। वो बहुत इनोसेंट है और प्लीज उसकी इस इनोसेंस को जिंदा रहने दीजिए। अगर आपको अपनी लेगेसी बचाकर रखनी है तो उसे अरमान के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए मिस्टर सिंघानिया। अमृता काफी अच्छे से मिस्टर आदित्य सिंघानिया को समझा रही थी और उनकी बातों ने आदित्य को सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया था। आदित्य के चेहरे पर परेशानी के भाव थे और उन्होंने धीरे से कहा, क्या वो मुझे माफ करेगी? मैंने अरमान पर हमला करवाया था और क्या अरमान मुझे माफ करेगा? मैंने 2.5 साल उन दोनों को अलग रखा था। आदित्य सिंघानिया अपनी तरफ से सब भूलने को तैयार थे। ये देखकर अमृता के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो हाँ में सिर हिलाकर बोली, वो जरूर माफ करेंगे, लेकिन आप सच्चे दिल से कोशिश करके देखिएगा। अभी के लिए उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए। हम लंदन चलकर सब सही करेंगे। मिस्टर हर्षवर्धन राणा और हरलीन भी वहीं पर है और इसमें वही आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन प्लीज पिछली बार की तरह कोई शर्त मत रखिएगा। आदित्य ने अमृता की बात पर हामी भरी। अमृता भी ये देखकर खुश थी कि काफी टाइम बाद ही सही, लेकिन सब ठीक होने जा रहा था। तुम डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा लो, हम लंदन के लिए निकलते हैं, आदित्य सिंघानिया ने कहा। अमृता ने हमें सिर हिलाया और फिर वहां से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद आदित्य ने खुद से कहा, अमृता सही कह रही है, अब मुझे अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। इसके चलते मैं कृषा को हट कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी के ज्यादा दिन बचे होंगे और इन बचे कुछ सालों में मुझे कृषा की नफरत के साथ नहीं जीना है। दूसरी तरफ सुबह हो जाने के बाद भी अरमान सोया हुआ था। कृषा की आंख खुल गई थी। उसने देखा अरमान अभी तक पेट के बल सोया हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। उसे देखकर कृषा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। कृषा उठी और अरमान के पास गई। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और अरमान के नोज पर हल्का सा किस कर दिया। उठाने का तरीका कुछ ज्यादा ही बुरा है कृष, अरमान ने बंद आंखों से कहा। तुम जाग रहे थे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये तुम्हारा रोज का होता है कि तुम आंखें बंद करके लेटे रहते हो। मुझे ये लगता है कि तुम सो रहे हो। मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आती, कृषा ने मुंह बनाकर कहा और वो अरमान से दूर जाने लगी। तभी अरमान ने हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। अरमान के एक्शंस काफी फास्ट थे और कृषा स्लिप होकर उसके ऊपर आ गई। अरमान ने करवट बदल ली थी और कृषा उसके ऊपर सोई हुई थी। कृषा ने इधर उधर देखते हुए कहा, छोड़ो अरमान, हॉस्पिटल है, कोई आ जाएगा। मेरी परमिशन के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता, अरमान ने जवाब दिया और फिर कृषा को कमर से पकड़कर नीचे लेटा दिया। अरमान उसके ऊपर आ चुका था। अरमान काफी टाइम बाद कृषा के करीब आया था और उसके इस तरह इतने करीब आने पर कृषा के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो बस एकटक अरमान के चेहरे को देख रही थी। अरमान ने कृषा की तेज सांसों को नोटिस किया और फिर एविल स्माइल करते हुए कहा, इतने में ही तुम्हारा ये हाल है तो जब मैं तुम्हारे और करीब आऊंगा तो कृष तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? कुछ भी तो नहीं, कृषा हड़बड़ाकर बोल रही थी कि तभी अरमान ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। कृषा और अरमान लगभग 2.5 साल बाद एक दूसरे के इतना करीब आए थे तो अरमान उसको काफी पेशेंटली किस कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो बीते 2.5 सालों की कसर उस एक किस से पूरी कर रहा हो। अरमान पूरी तरह कृषा में खोया हुआ था। तभी कमरे का दरवाजा खुला।
वो मीरा थी और उसने उन दोनों को इस तरह देखकर तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली और तेज आवाज में बोली, अरे बाप रे, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। हमें लगा आप बिस्तर पर आराम कर रहे होंगे क्योंकि आप दोनों को ही चोट लगी थी, लेकिन यहाँ तो। अचानक मीरा के बीच में आने की वजह से अरमान कृषा से अलग हो गया। उसकी आंखों में इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। कृषा ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था हॉस्पिटल है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारी मर्जी के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। तुम्हारी जिद के आगे मेरी मर्जी चलती ही कहाँ है कृष? अगर चलती तो ये लड़की आज हम दोनों के बीच में आना तो छोड़ो, इस दुनिया में भी नहीं मिलती। अरमान ने गहरी सांस छोड़ते हुए जवाब दिया। मीरा के अचानक आ जाने की वजह से अरमान को कृषा से अलग होना पड़ा। मीरा का चेहरा अभी भी दूसरी तरफ था। उतने में मलिक भी आ गया था। कृषा अरमान के बेड पर थी, इसलिए मलिक को समझते देर नहीं लगी। उसने सिर झुका कर कहा, मैंने इसे कहा था कि कॉल करने के बाद ही जाना है, पर ये मेरी बात नहीं मान रही थी। अब हमें समझ आ गया कि आप पहले कॉल करने का क्यों बोल रहे थे। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर अरमान और कृषा की तरफ देखने लगी जो अब दूर हो गए थे। उन दोनों के अलग होते ही कृषा मीरा के पास आते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? हम बहुत डर। मीरा बोलते हुए रुक गई। उसने अरमान के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर गहरे गुस्से के भाव थे। मीरा को इस वक्त उससे डर लगने लगा। तभी अरमान जोर से चिल्लाने कर बोला, गेट लॉस्ट। अगले 4 घंटे तक मुझे इस रूम में कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। मलिक, कैमराज ऑफ करवा देना। 4 घंटे क्यों? आप क्या करने वाले हो 4 घंटे तक? मीरा ने मासूमियत से पूछा, जिस पर अरमान फिर से उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखने लगा। मलिक ने जल्दी से मीरा को पकड़ा और वहां से बाहर ले गया। मलिक ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया था और कमरे के कैमरा भी बंद करवा दिए थे। वैसे भी उसके लिए ये सब करना कोई मुश्किल काम नहीं था। उनके जाते ही कृषा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था और वो इधर उधर देखने लगी।